Hello everybody. This is part 3rd of class 12 political science chapter 2 new centers of power. We have already covered two parts of this chapter. In the first part we discussed about formation of European Union, and in the second part we discussed about ASEAN, its important pillars and some other topics. So in this part 3, we are going to cover rise of Chinese economy, its problems and some features of Chinese economy with practice questions. As you know, you will find questions at the end of the video. So let's begin. So, the rise of Chinese economy. How the China became independent, which dynasty was ruling China, and later how it became a second most important economic power in the world after USA. ये पूरा process हम जानने वाले हैं. So, let us now turn to the third major alternative center of power, our immediate neighbor China. So yes, as you can read here, it is a third major alternative center of power. तो हमने देख लिया, पहला यूरोपियन यूनियन था, सेकंड वाज आसियान एंड थर्ड चाइना अलोन. वो दोनों तो इंस्टीट्यूशंस थे. नाउ चाइना अलोन एज अ कंट्री एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है और ये यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज भी कर सकता है. China's economic succession since 1978 has been linked to its rise as a great power. 1978 के बाद जब इसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे डेंग शाओपिंग, उनकी लीडरशिप में इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और वहाँ से चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते खुले. हम वो अभी आगे देखेंगे. सो चाइना हैज़ बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगेन देयर. It is projected to overtake the US as the world's second largest economy by 2040. China has been fastest growing economy since the reforms first began there. It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. तो ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक चाइना यूएस की इकोनॉमी को भी सरपास कर लेगी. और ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं, पीपीपी के टर्म में ऑलरेडी चाइना यूएसए को सरपास कर चुका है. परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका मतलब होता है कि एक देश की करेंसी कितने गुड्स खरीद सकती है, उस देश की करेंसी कितनी मजबूत है. सो ओवरऑल टर्म्स में यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इन पीपीपी टर्म्स चाइना हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड यूएसए एंड इन ओवरऑल टर्म्स 2040 में चाइना यूएसए को सरपास कर लेगी, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है. इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ. इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हुआ, इसकी वजह से ये ईस्ट एशिया का ग्रोथ का ड्राइवर बन गया है. मतलब चाइना की इकोनॉमी से बाकी ईस्ट एशिया के देशों और वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. The strength of its economy, together with other factors such as population, land mass, resources, regional location and political influence, adds to its power in significant ways. तो आप देख सकते हैं कि कितने important resources इसके पास अवेलेबल है to become a powerful country. जैसे population में नंबर 1 पर है. population एक burden भी हो सकता है और on the other hand population एक merit भी हो सकता है अगर skilled हो और उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए. लैंड मास है इनके पास अच्छा खासा, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इनके पास. एंड आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना कब आज़ाद हुआ, 1949, हमसे भी 2 साल बाद, और ये बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. आपसे PRC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. सो दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये बन गया 1949 में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ. माओ जेडोंग वहाँ के लीडर बने, एक नेशनलिस्ट लीडर थे और इनकी लीडरशिप में ही चाइना में जो लास्ट डायनेस्टी थी, दैट वाज चिंग डायनेस्टी, उनसे इनको आज़ादी मिल गई. और इट वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल. ऑफ कोर्स चाइना भी सोवियत मॉडल को ही फॉलो कर रहा था, बट लेटर इसने अपने आप को उससे अलग कर लिया क्योंकि हमने देखा कैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया. तो ये उनकी पॉलिसी पे चलते तो इनका भी कुछ नहीं हो पाता. द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सीवर इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. तो पहले तो चाइना ने ऐसा चूज़ किया कि वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने रिलेशंस कट आउट कर लेगा. क्यों? क्योंकि इट वाज फॉलोइंग सोवियत मॉडल.
वही कम्युनिस्ट मॉडल, कम्युनिस्ट पॉलिसी करना है। बट ऑफ कोर्स वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल डीमेरिट्स ऐसे देखने को मिले हमें कि चाइना की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो उसके बाद इन लोगों ने कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया 1978 के बाद, जो हम अभी आगे देखेंगे। द चाइनीज़ लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970s, वही सेम। China ended its political and economic isolation with establishment of relations with the United States in 1972। ये क्वेश्चन एक मार्क्स में आता है कि चाइना ने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन कब एंड किया। सो इट वाज इन 1972 फॉर्मिंग द रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे पहले इसने अमेरिका से रिलेशंस बनाना स्टार्ट किया। प्रीमियर झाओ एन लाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। प्रीमियर वहाँ में प्राइम मिनिस्टर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को प्रीमियर कहते हैं। तो उस समय चाओ एन लाई थे, इनको झाओ एन लाई भी पढ़ते हैं। इन्होंने 4 सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन प्लान्स लॉन्च किए। दैट वाज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इन 1973। आपको डेट भी याद रखनी है और सेंटर्स, एरियाज़ भी याद रखने हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, मिलिट्री सेक्टर में भी इन्होंने मॉडर्नाइजेशन प्लान्स लॉन्च करे इन 1973। एंड बाय द टाइम 1978 द लीडर देंग शाओपिंग announced open door policy and economic reforms in China। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई। सो इट वाज इन 1978 एंड बाय द लीडर देंग शाओपिंग। और ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? इट वाज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी इट वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल थिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से टेक्नोलॉजी बोरो करना और वहाँ से स्किल्स सीख करके आना और फिर चाइना में उस चीज़ को प्रमोट करना, ये इनकी पॉलिसी थी। और ओपन डोर पॉलिसी में इन्होंने FDI वगैरह भी ओपन कर दिया कि फॉरेन कंट्रीज़ ईजीली चाइना में अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हैं, जिससे इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। द चाइनीज़ डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। तो चाइनीज़ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग बहुत समझदार थे और इन लोगों ने रशिया की तरह शॉक थेरेपी ना अपना करके अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। हमने देखा कि रशिया ने शॉक थेरेपी अपनाई और उसके बाद कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, बट चाइना ने ऐसा नहीं किया और इसने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके गए और आज ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 वॉज फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। तो क्या हुआ? 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, 1998 में इंडस्ट्रीज़ का भी इन लोगों ने कर दिया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क में कि कैसे कैसे हुआ, आपको पूरे स्टेप्स भी पता होने चाहिए और डेट भी पता होनी चाहिए। 1982 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड 1998 प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए। ये कौन से जोन्स होते हैं? एक ऐसा सर्टेन एरिया इनको अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पर फॉरेन इंडस्ट्रीज़ या कोई भी अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो उनको बहुत कंसेशंस मिलेंगे और टैक्स रिबेट मिलेगी, काफ़ी सारी छूट मिलेगी। उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स भी नहीं थे, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऑफकोर्स आज भी चाइना पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। FDI क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी एंटिटी डायरेक्टली आपके देश में एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है, उसको काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस में और मॉनिटरी कंसेशंस मिलेंगे। It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investments in other countries। अब इसके पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत सारे हैं और जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाता है दूसरी कंट्रीज़ में। सच एज ये कई बार इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लोन दे देता है और फिर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। पाकिस्तान नाउ हैज़ बिकम अ पपेट ऑफ चाइना। China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइना का एक्सेशन WTO में कब हुआ? इन 2001 में हुआ और इसके साथ ही इसने अपने लिए वर्ल्ड में रास्ते खोले। सो हमने जो देखा
दे वर द फीचर्स ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, कि वो कैसे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, WTO में उसका एक्सेशन है, और कैसे वहाँ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई, कैसे वहाँ पर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया अपनी एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का। ये सब चीज़ें देखने के बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of reform। तो वही, सबको रिफॉर्म का फ़ायदा हमेशा होता भी नहीं है, और चाइना में भी सेम ऐसा ही हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, 100 मिलियन लोग। एक तो पॉपुलेशन में भी वो नंबर 1 पे है, और दूसरा जब कोई ग्रोथ आइडियोलॉजी, कोई ग्रोथ प्रोसीजर अपनाया जाता है तो उसका फ़ायदा जनरली सबको होता भी नहीं है। Female employment and condition of work are bad as in Europe of the 18th and 19th centuries। तो वहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ वर्क बहुत ख़राब है, जैसे यूरोप में होता था 18-19 सेंचुरी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे मेल फीमेल डिस्पैरिटीज़ है। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents। कैसे रूरल और अर्बन रेजिडेंट में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है, शहर अमीर हो गए हैं, गांव गरीब हो गए हैं, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं, तो इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है जनरली, अगर आपकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी ना हो, आप साथ साथ में ट्रीज़ प्लांट ना करते हो। तो यहाँ पर चाइना में भी ऐसा ही हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसको मानने से ये इनकार भी करता है, और अर्बन रूरल डिवाइड भी क्रिएट हो गया है। इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंसेस विद ताइवान विच इट रिगार्ड्स एज रेनेगेड प्रोविंस बाय इंटीग्रेटिंग इट्स क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी। अब ये चाहता है कि ताइवान से अपने रिलेशन को ठीक कर ले, अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर ले। एक्चुअली ताइवान इसी का पार्ट होता था आज़ादी से पहले, बट PRC के टाइम पर जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, ताइवान ने अपने आप को अलग कर लिया। इनकी एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री है जो कि आप कभी बाद में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना चाहता है कि ताइवान से उसके रिलेशन अच्छे हो जाए, और वो ताइवान को अपना पार्ट भी बताता है। वैसे तो चाइना लगभग हर एक एरिया को वर्ल्ड में, पता नहीं मेजर एरियाज़ को अपना पार्ट बताता है। खुद इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ पर भी उसने कब्ज़ा किया है और उसको अपना पार्ट बताता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया चाइना रिलेशन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारत और चाइना के संबंध बताएं। सो इंडिया चाइना रिलेशन के कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव आप बता सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में अच्छे संबंध के मामले में क्या बातें हैं और बुरे संबंध के मामले में क्या बातें हैं। अच्छे संबंध में, गुड रिलेशंस के सिनेरियो में देखें तो कुछ ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, बट फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो एट द डिफरेंट टाइप्स इन चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल पॉइंट। फॉर अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर। तो एक समय हिंदी चीनी भाई भाई, ये जो स्लोगन है ये बहुत पॉपुलर था जब इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। ये 1954 से 50s 60s का टाइम है, क्योंकि उस समय दोनों की पॉलिसी कम्युनिस्ट थी, दोनों ही रशिया के अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। हाउएवर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज मार्ड द होप। तो जब इन दोनों के बीच में 1962 में इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था, तो इसकी वजह से ये होप भी ख़त्म हो गई। ये चाइना का मैप है, आप देख सकते हैं, ये पूरा जो कलर्ड मैप है ये चाइना का मैप है। इसका जो ईस्टर्न एरिया है यही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। वेस्टर्न एरिया, यहाँ पर तिब्बत है, इस पर इसने कब्ज़ा कर रखा है, और ये जो पूरा वेस्टर्न एरिया है ये थोड़ा बैरन लैंड टाइप है, यहाँ पर उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड नहीं है। Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of Sino-Indian border। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही ये दोनों स्टेट, इंडिया और चाइना, इनके डिफरेंसेस अराइज होने लगे। कैसे? टेक ओवर ऑफ तिब्बत को लेकर के 1950 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, और तिब्बत जो है वो एक बफर जोन का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। मतलब बफर जोन मतलब कि अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई वॉर है, तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। तिब्बत एक बफर जोन की तरह काम करता है, वहाँ पर चीज़ें टाली जा सकती हैं। बट हुआ क्या, चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1950 में कब्ज़ा कर लिया,
और इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई और तिब्बत एक ऑटोनोमस एरिया था, एक फ्री एरिया था। उन लोगों ने चाहा, इंडिया की हेल्प मांगी। 1959 में वहाँ के एक लीडर दलाई लामा 1959 में वहाँ के लीडर दलाई लामा आए इंडिया में रिफ्यूज मांगने और हेल्प मांगने कि हमारी हेल्प करिए, कैसे चाइना हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है और उसने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो हुआ क्या, उस जब इंडिया ने उससे पहले 1954 में हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट वाज पंचशील एग्रीमेंट। ये सब चीज़ें बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो या फिर इसका मैं एक किसी अलग वीडियो में नोट भी बना दूंगा, यहाँ पर आप ऐसे ही सुन लीजिए कि 1954 में एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने 5 प्रिंसिपल पर साइन किया कि इंडिया चाइना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान रखेंगे, एग्रेशन नहीं करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखेंगे, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे उसमें। तो चाइना ने इसको, जैसे इंडिया ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी, तो चाइना ने इसको वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी माना और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1962 तक आते आते दोनों में एक डायरेक्ट वॉर हो गई, इंडिया चाइना वॉर 1962 इसको बोला जाता है। एंड इसका जो रिज़ल्ट हुआ, कई लोग कहते हैं कि ये वॉर ड्रॉ हो गई थी, मतलब फाइनली चाइना ने स्टेप बैक कर लिया, इंडिया ने गिव अप नहीं किया। बट कई लोगों का मानना ये भी है कि यस, इंडिया हार गया था इस वॉर में। सो ओवर कॉम्पीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो लद्दाख के अक्साई चीन एरिया में यहाँ पर, और अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर भी अपना कब्जा बताता है। इंडिया का जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वो पार्ट भी ये अपना पार्ट बताता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी बोलते हैं, NEFA। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। सो NEFA नेफा बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया। पहले इसको बोला करते थे, बट ऑफ कोर्स अब इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, जो कि इंडिया का हिस्सा है। बट चाइना आजकल इसको अपने मैप पे दिखाने लगा है। A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981। तो 1981 में बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए टॉक्स शुरू हुई। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 प्रोवाइडेड द impetus फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। 1988 में राजीव गांधी ने वहाँ पर विजिट किया, ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, ये सब 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1988 में राजीव गांधी ने वहाँ पर विजिट किया और ट्राई किया कि इंडिया चाइना के रिलेशन सुधर जाए। सिंस देन बोथ द गवर्नमेंट्स हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन दी बॉर्डर। तब से हम चाहते हैं कि पीस मेंटेन रहे, बट उसके बाद भी बहुत सारे इशू हो चुके हैं, गलवान वैली अटैक और अभी टाइगर हिल पे कुछ दिनों पहले इनका कब्ज़ा होना, ये सारी चीज़ें रिसेंट की हैं। तो कभी आप लोग न्यूज़ में इसको पढ़ सकते हैं और या फिर कभी अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। With India, China trade growing at 30% year since 1999. A more positive perspective on relation with China has emerged। तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं उस समय से ही लेकर, और 30% की ग्रोथ रेट रही है एनुअली। बट इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं कि ऑफकोर्स ट्रेड रिलेशन अच्छे तो हैं, बट हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, मतलब चाइना से हम चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसको सेल बहुत कम करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट होना। हम ज़्यादा बेच नहीं पा रहे हैं, तो फ़ायदा चाइना का ज़्यादा होता है। Bilateral trade between India and China has increased from 338 million in 1992 to more than 84 billion in 2017। तो कैसे आप देख सकते हैं कि 338 मिलियन से 2017 आते आते 84 बिलियन हमारा ट्रेड हो गया है, बायलैटरल ट्रेड, मतलब दोनों की तरफ से। India's nuclear test in 1998, sometimes justified on the grounds of threat from China, did not stop greater interaction। तो यहाँ पे आप ये डेट याद रख सकते हैं कि इंडिया ने आज तक 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं। वन इन 1974, एक तो किया था 1974 में, वो भी पोखरण में किया था, और इन 1998 वो भी पोखरण में हुआ, राजस्थान में है पोखरण, और 1998 वाला सक्सेसफुल था। तो ये जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट है, चाइना अगेन इसको भी क्रिटिसाइज़ करता है, बट हम एक वो लेते हैं, एक बैक ले लेते हैं कि ये हमने चाइना के थ्रेट की वजह से किया है। It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program। तो यस, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत गलत बात है, ये हमारे लिए बहुत
नेगेटिव पॉइंट है। चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज हॉस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया चाहता है कि डोमिनेट करे और इंडिया अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है। मतलब इंडिया ऐसी कंट्री तो नहीं है वो किसी के ऊपर दादागिरी चलाए, बट ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट भी फुलफ़िल होते रहें, बट चाइना अपनी ही हेजेमनी क्रिएट करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश और म्यांमार में उसके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। सो विद दिस वी आर एंड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। अब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। देर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बोलें, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं उसको किसी अलग एक शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।